नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन 2.0 जारी है। इस लॉकडाउन में सबसे अधिक परेशानी किसान, रोज कमाने वाले और मजदूरों को ही हो रही है। देश के अलग अलग जगहों से मजदूरों के पलायन की खबरें भी रोज आ रही है। मजदूरों के पास काम नहीं है, सरकारों के पास उन्हें खिलाने का पुख्ता इंतजाम नहीं है। ये खेती किसानी का भी सीजन है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आमने सामने में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। तोमर जी, आमने सामने में आपका बहुत स्वागत है। आज जब लॉकडाउन की स्थिति है, उसमें सबसे ज्यादा जो स्थिति देखी गई कि मजदूरों का पलायन हो रहा है और कृषि और ग्रामीण इलाका जो हमारा है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो नरेंद्र जी, आप ये हमें बताइए कि इसके लिए आपके पास क्या ठोस कदम है? पूरा देश ये जानना चाहता है। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन की इस स्थिति में कृषि का क्षेत्र प्रभावित न हो, इस दृष्टि से भारत सरकार ने प्रारंभ दिन से ही लगातार कदम उठाए हैं और इस समय जब लॉकडाउन है, उसी समय कृषि के क्षेत्र का महत्वपूर्ण काम हम सबके सामने है। और इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि लॉकडाउन के समय में ही फसलें कटाई के लिए इंतज़ार कर रही थी। भारत सरकार ने फसल कटाई के लिए किसान, मज़दूर और हार्वेस्टर जैसी मशीनों की अनुमति प्रदान की थी और इसी का परिणाम है कि पूरे देश में दलहन और तिलहन की कटाई का काम पूरा हो गया है। गेहूं की कटाई का काम भी बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। फसल कटाई के बाद किसान के सामने प्रमुख रूप से फसल को बेचने की चिंता रहती है। फसल की जो खरीद का काम समर्थन मूल्य पर तेज़ी के साथ चल रहा है। जी। और जहाँ जहाँ कटाई पूरी हो चुकी है, वहाँ यह काम प्रारंभ हो गया है। लेकिन वो मंडी तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कटाई का ही नहीं है। एक तो मजदूरों की कमी है, मजदूरों का जगह जगह से पलायन हो चुका है। या तो वो क्वारंटीन सेंटर्स में कहीं किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं, या किसी तरीके से पैदल या किसी तरीके से चल के अभी तक अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, घरों की तरफ जा रहे हैं। तो मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या जो है, उसकी कमी कृषि क्षेत्र में आई है। दूसरी चीज़ कि अगर फसल कट भी गई किसी तरीके से, तो वो मंडी तक आएगी कैसे? क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो है वो तो उस पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन का ज़बरदस्त असर पड़ा हुआ है। आपने ठीक कहा कि मज़दूरों की कमी है, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो मज़दूर रास्ते में फंसे हुए हैं, वो उनमें अधिकांश संख्या उन बंधुओं की है जो कहीं ना कहीं अपने घर से दूर किसी कारखाने में काम करते थे। फसल कटाई के लिए जो मज़दूर था, वो लॉकडाउन घोषित होने से पहले या तो घर से निकलकर कटाई के क्षेत्र में पहुंच गया, या अपने ही क्षेत्र में घर में वो रह गया। जहां तक लॉजिस्टिक का प्रश्न है, यह सही है कि लॉजिस्टिक की परेशानी शुरुआती दौर में आ रही थी। कृषि मंत्रालय ने 2 प्रकार के काम शुरू किए हैं। एक तो कृषि मंत्रालय में हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, पूरे देश के स्तर पर उसका नंबर दिया है। इधर से उधर परिवहन करने में कृषि उत्पाद को कोई परेशानी किसी राज्य में किसान को, ड्राइवर को
व्यापारी को आती है तो वो हमारे मंत्रालय में फ़ोन करता है, हम उस राज्य में बात करके उसकी सहायता करते हैं। दूसरा, किसान रथ ऐप भी हम लोगों ने शुरू किया है और इस ऐप का लाभ किसान फार्म से मंडी तक, मंडी से वेयर हाउस तक, या व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह हेल्प डेस्क निश्चित रूप से बहुत मददगार हो रही है और अब किसी प्रकार की आवाजाही पर भी रोक नहीं है। लॉजिस्टिक की अनुपलब्धता दिखाई देती थी क्योंकि किसान, व्यापारी और वाहन मालिक के बीच में काफ़ी गैप था, लेकिन इस ऐप के माध्यम से हमने इस गैप को पाट दिया है और सभी देश भर के किसान और व्यापारी इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और अपने लॉजिस्टिक के मामले को हल कर सकते हैं। जी तोमर जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि लॉकडाउन के कारण, जैसा इस बार कहा जा रहा था कि बहुत बम्पर फसल हुई होगी और हुई भी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र पे या ग्रामीण क्षेत्र पर उसका असर तो पड़ा है, मंदी होगी। उससे आप क्या कोई किसानों के लिए, रूरल क्षेत्र के लिए, रूरल जो गांव हैं उनके लिए क्या आपके पास में कोई एक पैकेज की योजना है? क्या आप कोई पैकेज देने वाले हैं कि जो ये गरीबी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि महामारी से तो अगर आप बच भी गए, लेकिन गरीबी, भूखमरी से कैसे बचेंगे? वैसे मैं भैया आपके माध्यम से देश के किसानों को और नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत महामारी पर भी विजय प्राप्त करेगा और भूख और गरीबी पर विजय प्राप्त करने की ओर तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। किसानी के क्षेत्र में किसान की मुश्किलात कम हो और उसको नुकसान कम से कम हो, इस दृष्टि से भारत सरकार ने कदम उठाए हैं। फसल बहुत अच्छी है, ये फसल आएगी और मुझे लगता है कि कम से कम नुकसान हमारे किसान भाइयों का होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ किसान हों, गरीब हों, इन सब को ध्यान में रखते हुए गांव में खाद्यान्न की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में रहे और लोगों के हाथ में पैसा भी रहे। इसलिए 8.5 करोड़ किसानों को 17,551 करोड़ रुपया पीएम किसान योजना के अंतर्गत उनके खातों में डाल दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो बहनें जनधन अकाउंट से जुड़ी थीं, जिनकी संख्या 20 करोड़ 40 लाख है, 10,000 करोड़ रुपया उन सबके बैंक अकाउंट में डाला गया है। 1,000 करोड़ से अधिक रुपया उन लोगों ने आहरण भी कर लिया है। जी। मनरेगा के अंतर्गत 7,300 करोड़ रुपया जो मज़दूरों की वेजेस और मटेरियल कॉस्ट थी, वो सारे के सारे पैसे भी उनके खातों में डाल दिए गए हैं। जी, मैं आपको बीच में ही टोक रही हूँ। 33,000 करोड़ रुपए का। जी, मेरा सवाल आपसे ये है मनरेगा की स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। मनरेगा जो है वो रूरल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, जो गांव की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाने के लिए मनरेगा एक माध्यम होता है। तो क्या मनरेगा ग्रामीण इलाकों में रोजगार जो आप दे रहे थे मनरेगा के अंतर्गत, क्या इस कार्यक्रम में आप और दिनों का इजाफा करने वाले हैं? क्या इसके लिए और पैसा बढ़ाएंगे? अभी तक 71,000 करोड़ रुपए का बजट था, उसको शायद कम कर दिया गया था इस बजट में। पिछले बार बजट 60,000 करोड़ का था, इस बार बजट 61,000 करोड़ का है। पिछले बार 60,000 करोड़ का बजट रहते हुए हम लोगों ने 71,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो सप्लीमेंट्री में भारत सरकार ने बजट से हमको उपलब्ध कराए थे। और इस बार भी जब 61,000 करोड़ रुपए बजट में हैं, आने वाले कल में मनरेगा के लिए आवश्यक अगर राशि की आवश्यकता पड़ेगी
तो भारत सरकार उस बजट को भी हमेशा देती है। इसी प्रकार से इस बार भी हमको पूरक बजट में देगी। जी जी। जहाँ तक मनरेगा के काम का सवाल है, तो अब मनरेगा के काम को अनुमति मिल गई है। कल ही मैंने ग्रामीण विकास मंत्रियों से देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की है और उनको आग्रह किया है कि मनरेगा के काम को वह तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के जो निर्देशों का है उनका 100% पालन हम लोगों को करना है। 33,000 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां हम लोगों ने जारी कर दी हैं। वो लोग अपने वर्क प्लान के अनुसार इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कल वीसी में मैंने मिनिस्टर्स को कहा है कि मई जून के काम में हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जल ग्रहण और जल संरक्षण और सिंचाई से संबंधित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें। स्थानीय स्तर पर जिला पंचायत, जल संसाधन विभाग, वाटर सेट के अधिकारी, इन सब के साथ समन्वय करके जल संरक्षण की दृष्टि से इस अभियान का 100% उपयोग हो, यह सुनिश्चित करने का काम हम मनरेगा के माध्यम से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे रोज़गार भी उपलब्ध होगा, जल संरचनाएं भी बनेंगी और कोई भी व्यक्ति गांव में ऐसा नहीं होगा जिसके पास वैकल्पिक रोज़गार की उपलब्धता नहीं होगी। आज मैं समझता हूं कि हमारे पास पर्याप्त राशि है, पर्याप्त लोग हैं। यह काम बहुत अब गंभीरता के साथ आगे बढ़ेगा और गांव की आवश्यकता को पूरी करेगा। जी जी। अच्छा, अब चूंकि आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपसे मैं ये मध्य प्रदेश के मुतालिक कुछ सवाल करना चाहती हूँ नरेंद्र जी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर शहर है कोरोना को लेकर के। इंदौर शहर बहुत क्लीन शहर माना जाता रहा है, उसमें सारी सुविधाएं थी। मध्य प्रदेश का बहुत कमर्शियल कैपिटल जिसे कह सकते हैं, वहाँ पर कोरोना जो है वो बुरी तरह से फैला है। क्या वजह रही? क्या आप लोगों की जो उठापटक चल रही थी सरकार बनाने की, उहापोह चल रही थी कि कमलनाथ जा रहे हैं, नई सरकार आ रही है, इसके दरमियान इस पॉलिटिकल लड़ाई के बीच में कोरोना की मुश्किल के ऊपर, कोरोना के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया? मैं समझता हूँ कि कोरोना के विषय को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। लोकतंत्र में सरकारों का आना और जाना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में सरकार बदलने की प्रक्रिया चल रही थी, कांग्रेस का आंतरिक संकट था, लेकिन ऐसे समय में भी कोरोना जैसी महत्वपूर्ण विषय को उपेक्षित किया जाए, यह सामान्य तौर पर होता नहीं है। और हम इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि कुल मिला के इंदौर में ज़्यादा हो गया तो कोई सरकार ने देखभाल नहीं करी। अगर लापरवाही होती तो पूरे मध्य प्रदेश के प्रति होती, लेकिन इंदौर की अलग परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में दुर्भाग्य से इंदौर में, भोपाल में वो थोड़ा बढ़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ वर्तमान सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में ठीक प्रकार से काम कर रही है और कोरोना पर भी जितना काम किया जाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स सभी मिलकर इंदौर की समस्या पर भी काबू पा लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है जी। यह सच हो सकता है कि पिछले दिनों जब जल्दी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस मामले में कहीं अनदेखी हुई होगी, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन एक ही कारण मुझे लगता है नहीं मानना चाहिए, कोरोना महामारी से तमाम सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हमको निपटने की, सोचने की और काम करने की ज़रूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी भावना के अनुसार पूरे देश भर में इस काम को अंजाम देने में पूरी गंभीरता के साथ लगे हुए हैं। जी, मैंने माना कि पॉलिटिकल इश्यूज अलग होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं उनके ऊपर ध्यान जब तक सरकारें रहेंगी, जो भी व्यक्ति सरकार में रहेगा उसे करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि अभी तक मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। अभी तक वहां पर एक
जिसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन पाई, सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी हैं। एक मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत सारे तमाम काम करने पड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस कारण भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश नेग्लेक्ट हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश कहीं से भी नेग्लेक्ट नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी आला अफसर हैं, सभी क्षेत्रों में कामकाज चल रहा है। समाज सेवी संस्थाएं कोरोना से लड़ने में आगे आकर पूरी मदद कर रही हैं, लेकिन काउंसिल अभी नहीं बनी है। उसके अनेक कारण हैं और उस पर बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही वहाँ मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। कब तक आपको लगता है कि वहाँ मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा? कोई मैं डेट? भविष्यवक्ता नहीं हूँ। हाँ। और पार्टी का ऐसा अधिकृत पदाधिकारी भी नहीं हूँ कि मैं कोई डेट आपको दे सकूं, लेकिन मैं समझता हूँ पार्टी में बात चल रही है और जल्दी से जल्दी वो इस काम को अंजाम देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में कृषि और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।